वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि हम लास्ट कई दिनों से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस कंटिन्यूसली रिसीव कर रहे थे और बच्चों का लगातार कंटिन्यूस एक ही डिमांड आ रहा था कि सर ये 11th क्लास का बायोलॉजी अपलोड कीजिए। तो फाइनली जो है हम आज 11th क्लास का बायोलॉजी ये जो सारे चैप्टर्स हैं कोशिश करेंगे कि वो सारे हम वन बाय वन डे बाय डे उसको अपलोड करते चलें। बट आप सारे बच्चे से हम्बल एंड पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस 11th क्लास के इस लेक्चर्स को है ना या 12th क्लास के लेक्चर को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ठीक है, सीनियर्स, जूनियर्स, जहाँ तक हो सके आप इस मैसेज को फैलाइए और लोगों को या स्टूडेंट को इसको मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए कहिए। इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होएगी आप लोगों को। और आप जो भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से इसको जो है सुनिए लेक्चर को, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चंस रहेगा ना। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस एकेडमिक का हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो वो आपके पास सॉल्यूशंस होगा उसका। बच्चे, आप एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज जो हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज बायोलॉजी का जो चैप्टर है बच्चे वो सेल से ही शुरू होता है। जनरली बायोलॉजी यानी बायो यानी कि लाइफ जो वर्ड है वो सेल से ही शुरू होता है। तो हम जो है इसीलिए इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले बच्चे इस चैप्टर में हम आपको इंट्रोडक्शन समझाएंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में जो भी इससे रिलेटेड डिस्कवरीज हैं हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। इस चैप्टर पर जो है किए जाने वाले जो काम हैं उसको ओवरव्यू देंगे। उसके बाद फिर हम लेक्चर वाइज टॉपिक को डील करते चलेंगे। आप जो है सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ओके, तो चलिए बच्चे, आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम आपके साथ डील करते हैं। आपको हम बताते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल को देखने वाला जो सबसे पहला साइंटिस्ट था दुनिया का, उसको हम रॉबर्ट हुक कहते हैं। एक्चुअली में वो इस सेल को देखा था ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक हैज जो है सॉ दिस सेल एक्चुअली में। और इन जनरल हम थ्योरेटिकली ऐसा बयान करते हैं कि जो सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था वो एक डेड सेल था। बस हमें याद करने वाली बात है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो स्लाइस ऑफ कॉर्क जो ऑब्जर्व कर रहा था ये रॉबर्ट हुक, ये क्विकस नाम का एक प्लांट का ये स्लाइस ऑफ कॉर्क था। तो ये क्विकस नाम के जो प्लांट थे जिसका स्लाइस ऑफ कॉर्क जो ऑब्जर्व कर रहा था, उस वक्त जो उन्होंने देखा एक्चुअली में वो सेल वॉल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देखा था। जनरली सेल वॉल में जो डिपोजिशंस होता है वो सुबेरिन नाम का केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। और फाइनली इस रिजल्ट पर पहुंचा कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया सेल था वो क्या था, डेड था। तो सबसे पहला इस इंट्रोडक्शन में हम पहला जो है नोटिफिकेशन से ये देते हैं आपको कि रॉबर्ट हुक हैज ऑब्जर्व्ड द shell during the observation of slice of cork समझे बच्चे। and that slice of cork
इज टेकन फ्रॉम ए प्लांट नेम्ड बाय क्विकस, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे द स्लाइस ऑफ कॉर्क विच वाज सीन बाय द रॉबर्ट हुक, कॉर्क इज ऑफ क्विकस प्लांट। ओके बच्चे, है ना। नेक्स्ट बात, जो चीज देखा था उस स्लाइस ऑफ कॉर्क पे रॉबर्ट हुक ने, एक्चुअली में वो क्या था, शेल वॉल था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक सॉ द शेल वॉल which having deposition of suberin, एक केमिकल सब्सटेंस है। ओके बच्चे, है ना। और ये सेल फाइनली जो देखा गया किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये एक स्मॉल कंपार्टमेंट के रूप में देखा गया जो बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली फिक्स था, कॉम्पैक्टली अरेंज था। कुछ इस प्रकार की जो है संरचना देखा गया किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये संरचना जो है बच्चे, ये संरचना बिल्कुल एक दूसरे से क्या था, टाइटली फिक्स था। ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे, ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे, टाइटली फिट थे। इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे चेंबर के लिए शब्द यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया सेल। तो इसका मतलब है कि सेल का डिस्कवरी या सेल इज फर्स्ट टाइम सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक और व्हिच वाज ए डेड सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, है ना, he saw small tightly packed small compartment। ओके बच्चे, है ना, स्मॉल कंपार्टमेंट नेम्ड बाय शेल एंड इट वाज डेड। ओके बच्चे, ये एक डेड सेल था। उसके कुछ दिन के बाद एंटोन लीवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक was observed living cell। ओके बच्चे, है ना। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके बच्चे, है ना। इसके बाद फिर दो साइंटिस्ट आए जिसमें से एक जूलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट था। उनका नाम था स्लीडन एंड स्वान। उन्होंने इस सेल से रिलेटेड जो थ्योरीज होती है, उस थ्योरीज को हमारे सामने लिखा, हमारे सामने बयान किया। तो द सेल थ्योरी जो सबसे पहले दिया गया वो स्लीडन और शिवॉन के नाम से जाना जाता है। स्लीडन एंड शिवॉन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड शिवॉन, बट दैट वाज ए ओल्ड थ्योरी। बाद में रुडोल्फ वर्च्यू नाम का साइंटिस्ट ने इस थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और फिर नए पैमाने पर इस सेल थ्योरी को जारी किया, जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस जगह पर स्लाइटेस्ट डिफरेंस याद रखिएगा कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड शिवॉन, बट मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, है ना, स्लीडन and Swan
हैज गिवन सेल थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, रुडोल्फ वर्चू जो है मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू। ओके बच्चे, रुडोल्फ वर्चू। अब हमको जानने वाली बात है कि ये सेल थ्योरी एक्चुअली में क्या होता है ना। तो देखते हैं सेल थ्योरी थोड़ा देर के लिए हाईलाइट। समझे बच्चे, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये सब के सब सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। तो पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके बच्चे, एक पॉइंट दूसरा थ्योरी में, सेल थ्योरी में कहता है कि एंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, शरीर के अंदर, जीवित शरीर के अंदर होने वाली जितने भी घटनाक्रम हैं, जितनी भी प्रक्रिया है, जितने भी प्रोसेस है, वो एक्चुअल में सेल का ही फंक्शन होता है या प्रोडक्ट ऑफ सेल का फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे ऑल फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट ओके बच्चे। अब जो है हम एक नेक्स्ट थ्योरी में इस जगह पर आते हैं, है ना। इस जगह पर इस थ्योरी को चलिए हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बच्चे। लेट मी इसको नंबर दे देते हैं बच्चे, 1, 2 और तीसरा, इस तीसरा पॉइंट को हम ऊपर लिख रहे हैं। कहता है कि all cell arises from pre-existing cell। चलिए, कहने का क्या मतलब है कि दुनिया के सारे नए सेल अपने पुराने वाले सेल से आते हैं, या सारे नए सेल अपने पहले वाले सेल से आते हैं। यानी एक सेल डिवाइड करता है, फिर नया सेल तैयार होता है, फिर वो डिवाइड करता है, फिर नया सेल तैयार करता है। मतलब एवरी न्यूली फॉर्म सेल विल कम फ्रॉम द ओल्ड वन या कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ओके बच्चे, इस थ्योरी में ये जो तीसरा लाइन का ये थ्योरी है, ये एक्चुअली में दिया गया था रुडोल्फ वर्चू के द्वारा, यानी ये ऐड किया गया है मॉडर्न सेल थ्योरी में। ओके, ये मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार ये एडिंग हुआ है। तो दिस वाज गिवन बाय, तो दिस वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू। ओके बच्चे, तो ये जो है इस लाइन को उस ओल्ड थ्योरी में से चेंज किया गया और दिया गया था एक नया थ्योरी, जिसमें से कहा गया था ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें बच्चे एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया था रुडोल्फ वर्चू के द्वारा, और उसने इस फ्रेज में कहा था, अपने लैंग्वेज के अनुसार एक फ्रेज दिया था, कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब ही है कि ऑल सेल विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस स्टेटमेंट को कभी कभी लिखने को भी आता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब एवरी न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रुडोल्फ वर्चू ने एक मुहावरे के रूप में हमें और आपको समझाने की कोशिश किया था अपनी ही लैंग्वेज में। ओके बच्चे, है ना। तो इस तरह से एक शॉर्ट जो है थ्योरी हम सेल थ्योरी के संबंध में आपको हम बताए, ठीक है। आगे फिर और बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें, तो इस दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसको हम PPLO के नाम से जानते हैं, और ये PPLO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लूरो निमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चे, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। जनरली इसकी जो साइज है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, और ये वेरी करता है इन बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। मतलब इस सेल का साइज जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होंगे वो वायरस के सेल से बड़े होंगे और बैक्टीरियल सेल से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब बात आती है कि लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल के बारे में अगर जानना है तो इसके लिए एग्जाम्पल में आता है ऑस्ट्रिच एग, दुनिया का सबसे बड़ा सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी चाहिए। ये जो साइज की बात करते हैं हम सेल के संबंध में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे सेल के साइज के संबंध में। जनरली प्रायः सेल के जो साइज होते हैं वो छोटे होते हैं। सवाल ये उठता है मेरे मन में कि आखिर क्यों, है ना। तो इस क्यों का जवाब जब हम ढूंढने जाते हैं तो इसका जवाब डायरेक्ट ना देकर कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइज जो है सेल का किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और ये साइज प्रायः छोटे क्यों होते हैं। ओके, नेक्स्ट सब हेडिंग यहाँ लिख चलते हैं, फैक्टर्स फॉर साइज ऑफ सेल। बच्चे जब फैक्टर फॉर साइज ऑफ सेल में हम विचार करते हैं तो एक पहला विचार ये होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या है बच्चे, कहता है कोई एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस का साइज काफ़ी छोटा होता है और साइटोप्लाज्म की कंटेंट या साइटोप्लाज्मिक एरिया काफ़ी बड़ा होता है। ऐसी हाइपोथेटिकली इमेज कीजिए कि एक बड़ा सा सेल और उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है ना। तो ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है जिसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जब ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम देखते हैं ऐसा सेल, तो इस प्रकार के सेल में इस छोटे सा न्यूक्लियस के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि इस पूरे एरिया के हर फंक्शनल एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर सके, क्योंकि साइटोप्लाज्म में और भी अदर सेल ऑर्गेन्स हैं जिसके फंक्शनल एक्टिविटी को न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इतना ज़्यादा कम बेस नहीं होना चाहिए कि क्या हो जाए कि वो न्यूक्लियस के द्वारा उस साइटोप्लाज्म के अंदर फंक्शनल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकते। एक बात पर विचार किए हम, ठीक है। अब एक दूसरी बात है, कहता है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, समझे बच्चे, है ना। इस बात पर विचार करते हैं, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा देर बाद, इस पॉइंट को समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और जो है तीसरा जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जिस तरह का मेटाबॉलिज्म का रेट होगा साइज उसी तरह से क्या करेंगे बच्चे, वेरी करेगा। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस किए थे कि जनरली प्रायः सेल की जो साइज है वो छोटे होते हैं, क्यों, इस उत्तर को ढूंढने के क्रम में हम आइए एक एक्टिविटी यहाँ करते हैं। उस एक्टिविटी से हमको समझ में आएगा कि एक सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो एक फैक्टर के रूप में साइज में किस प्रकार से एक्ट करता है कि साइज में सेल को छोटा होना ही ज़्यादा उचित होता है। चलिए सपोज करते हैं कि एक क्यूबिकल शेप सेल है। ये क्यूबिकल शेप सेल का हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चे एक क्यूबिकल शेप है तो आप मैथमेटिकली इस बात को जानते हैं कि क्यूबिकल शेप में जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल मापदंड के होते हैं, समझ रहे हैं। तो एक सेल है जो क्यूबिकल शेप है और सपोज कर लीजिए उनके साइड सब क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। अब आइए इस क्यूबिकल शेप सेल का अगर एरिया हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप जो है लेंथ गुने ब्रेथ कीजिएगा। चूँकि इसमें 6 साइड है
1 2 3 4 है ना 5 और 6, एक ऊपर एक नीचे और चार साइड में, ठीक है। तो इसलिए इसे गुना 6 से करेंगे। चूंकि इसके हर साइड 1 सेंटीमीटर का है तो 1 cm गुने 6 इजकल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया निकला इसका, समझे। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो, तो मैथमेटिकली लेंथ गुने ब्रेथ, ओके बच्चे, और गुने हाइट, समझे बच्चे। और इस लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट में ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी क्या होंगे बच्चे 1 सेंटीमीटर का होएगा, है ना। तो इस जगह पर हम क्या निकालते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके बच्चे। तो यहाँ जो वॉल्यूम निकला, ये एरिया और वॉल्यूम के बीच जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:1 का, सही बच्चे, ये 6:1 का ये रेशियो आया। आइए सपोज करते हैं हम दूसरा कि ये सेल का जो ये क्यूबिकल शेप सेल है का साइज बड़ा हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि हर साइड इसका 2 सेंटीमीटर हुआ। तब अगर एरिया देखेंगे आप, तो तब एरिया देखेंगे तो एरिया निकालने के लिए L गुने B गुने 6 करेंगे आप। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर और गुने 6, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकलेगा। अब उसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम होगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 2, ये कितना हो गया बच्चे 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर निकालेंगे तो 24:8 आएगा, ये फाइनली 3:1 आएगा, ओके बच्चे, ये 3:1 आया, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप फिर एक तीसरा कैलकुलेशन करें कि 3 सेंटीमीटर कर लीजिए, तो ये जनरली फिर ये रेशियो क्या हो जाएंगे, है ना, कम होते चले जाएंगे। पहला 6:1 आया, दूसरा 3:1 आया, फिर फर्दर अगर आप इसके साइज को बढ़ाते हैं तो एरिया वॉल्यूम रेशियो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेल का साइज जितना छोटा होगा वो जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, समझ रहे बच्चे, कि सेल का साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, और सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ये फंक्शनल एक्टिविटी के आधार पर एक सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होगी सेल के दुनिया का। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जितना ज़्यादा हो वो एक सेल के लिए एडवांस कैरेक्टर होगा। इसका मतलब है ये तात्पर्य इस बात को हमको सोचने पे मजबूर करता है कि सेल का साइज छोटा होना ही ज़्यादा उचित है। इसीलिए प्रायः जनरली सेल का साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसको एक कैलकुलेशंस के आधार पर हम इस क्वेश्चंस का उत्तर दिए कि सेल का साइज प्रायः छोटे क्यों होते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। बच्चों की इंसिस्ट के कारण जो हम इसको अपलोड करना शुरू किए हैं, अब जो है हम टॉपिक वाइज इसको डील करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे बच्चे, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप करेंगे। लेकिन आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहना होगा, है ना, हर वीडियो को वॉचिंग करनी होगी, देखिएगा, उसको समझिएगा, है ना। फिर कहीं दिक्कत होगा तो आप जो है एक मैसेज के रूप में हमको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।